आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का सेशन में हम लोग यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं जो कि है कंडक्शन इन मेटल्स, है ना। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को देखते हैं। आपका जो ये यूनिट 4 का नाम है वो क्या है, कंडक्शन इन मेटल्स। नाम से आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये क्या टॉपिक के बारे में होगा। कोई बता सकता है क्या? सही बात है, एकदम सही बोले। तो मेटल्स में जो मेटल आप समझते होंगे, बचपन से जानते होंगे, उसमें कंडक्शन होता है। अब कंडक्शन ना अलग अलग प्रकार के, आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की बात नहीं हो रही है। आप अगर कोई भी मेटल लेते हैं, ठीक है, एक मेटल लेते हैं, तो इसमें आप जानते होंगे कि ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहलाता है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर तो हमेशा मेटल होता ही है। आपको ये भी पता होगा कि मेटल हीट को भी कंडक्ट करता है, बहुत अच्छे तरीके से हीट को भी कंडक्ट करता है। तो ये हीट कंडक्टर भी है। तो अल्टीमेटली हम कंडक्शन शब्द बोल के हम यही बोलना चाहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिकल और हीट दोनों कैसे कंडक्टिविटी होता है। तो इसमें हमारे पास गिन चुन के टोटल 4 ही टॉपिक है, 5 टॉपिक है। और 5 टॉपिक में से 3 क्वेश्चन आपको मालूम है, 7-7 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 बनाने रहते हैं। तो आप 5 टॉपिक में से 3 क्वेश्चन आने हैं और इन्हीं में से आने हैं। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी टॉपिक की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इसमें, ठीक है। और इसमें से दुनिया इधर उधर के क्वेश्चन आते भी नहीं है, न्यूमेरिकल आ जाएगा या तो ये क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, ओम्स लॉ। लेकिन अब हम लोग ओम्स लॉ असली में पढ़ने वाले हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है और उसका डेरिवेशन कैसे आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन टाइम और मीन फ्री पाथ क्या होगा। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये दोनों टॉपिक आज ही हम लोग खत्म कर दें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आएंगे और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन स्कैटर करता है। और ये रिसेप्टिविटी लिख दिया है, वो है रेजिस्टिविटी एक्चुअली, है ना। ये रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स के अंदर में आप जानते होंगे कि एक रेजिस्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी होती है। तो ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे, है ना। आपका थर्ड टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग और रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल। चौथा टॉपिक आपका होगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब अगर एक कंडक्टर है उसमें से अपन करंट को बहाएंगे, फ्लो करवाएंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि हीट अपने आप डेवलप हो जाती है। तो इसका हम लोग रिलेशन देखेंगे कि कैसे एक कंडक्टर में हम लोग जब करंट पास कराते हैं तो उसमें हीट डेवलप हो जाता है। और फिर जब इसमें अगर हीट डेवलप हो गया तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इसको ना कंडक्ट करने की कोशिश करेगा। मतलब एक जगह से हीट दूसरी जगह जाएगा और पूरा आप देखते होंगे मेटल एकदम जल्दी गर्म हो जाता है, मतलब पूरे सतह में हीट आ जाता है। तो हीट की कंडक्टिविटी होगी, मतलब थर्मल की कंडक्टिविटी। तो हम लोग फिर लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में देखेंगे वो है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है। इसमें वाइडमैन फ्रेंच लॉ करके है, वो उसने अच्छे से मैथमेटिकली बताया है कि कैसे थर्मल कंडक्टिविटी होता है। इस चैप्टर के लिए आप रिफर कर सकते हैं, ए.जे. डेकर की बुक है ये, ए.जे. डेकर की बुक को आप इसमें रिफर कर सकते हैं। अभी तक जो मैं 2 चैप्टर पढ़ाया हूँ, आपका यूनिट 2 और यूनिट 3, उसको आपको एस.पी. सेठ की बुक आती है, ठीक है। एस.पी. सेठ धनपत राय एंड सन्स की पब्लिकेशन की बुक है, इससे आपको पढ़ना था एस.पी. सेठ। लेकिन मैं पूरी तरीके से कोशिश किया हूँ कि आपको यहाँ कवर अप करा लूँ। और ये एक PHI पब्लिकेशन आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, PHI पब्लिशर की बुक आती है, ए.जे. डेकर की बुक। उसमें से हम यहाँ इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ आपको यहाँ देखना है, तो हम इस टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखते हैं बढ़िया टाइप से, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम साहब ने एक लॉ दिया है, बहुत अच्छा लॉ है, और बचपन से हम इस लॉ को पढ़ते आए हैं फिजिक्स में वगैरह में। तो चलिए हम देखते हैं ओम्स लॉ क्या कहता है। देखिए, आपको ये पता होगा कि ओम्स लॉ का प्योर डेफिनेशन ये कहता है कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है ना। J इज इक्वल टू सिग्मा ई को ही ओम्स लॉ कहा जाता है। जो V इज इक्वल टू आई आर है वो डिराइव्ड फॉर्म होता है ओम्स लॉ का, ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है ना। इस रिलेशन से आप समझते क्या है, इस ओम्स लॉ के रिलेशन से आप क्या समझते हैं कि J जो है वो क्या है, करंट की डेंसिटी। करंट की डेंसिटी मतलब समझ रहे हैं, जो करंट का घनत्व है, करंट जब पास होगा तो उसका जो घनत्व होगा, वो घनत्व डेंसिटी किस पे प्रोपोर्शनल है, जो J है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। जो आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, उस इंटेंसिटी
कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब आप जैसे जैसे ई बढ़ाते चले जाएंगे आपका करंट की डेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एक सिग्मा का इस्तेमाल किया गया है। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी है ना, इसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा कहते हैं। जो सिग्मा है वो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। आपको ये पता होगा कि कंडक्टिविटी 1 बाय रेजिस्टिविटी होता है, मतलब आपका जो भी रेजिस्टिविटी होगा वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंडक्टिविटी से। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि देखिए आपको ना पहला चीज तो अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है ओम्स लॉ क्या होता है तो आपको क्या बताना है? ये वाला लॉ बताना है। लेकिन ये जो रिलेशन है ना ये हर किसी मटेरियल के लिए सेटिस्फाई नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मटेरियल के लिए सेटिस्फाई होगा। तो मैं आपको इसीलिए ना सबसे फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक्स पढ़ाया था उसमें आपको 2-3 शब्द बताया था। वो 2-3 शब्द क्या है? पॉली क्रिस्टल मटेरियल क्या होते हैं, सिंगल क्रिस्टल मटेरियल क्या होते हैं। कोई बता सकता है कि अभी पॉली क्रिस्टल मटेरियल सिंगल क्रिस्टल मटेरियल क्या होते हैं? एग्जैक्टली सही बोल रहे हो कि अगर कोई मटेरियल हम लेते हैं उसके अंदर में जो अरेंजमेंट होता है वो ऐसा होता है कि कुछ कुछ आपका ये छोटे छोटे ग्रेन्स में बटे होते हैं, है ना, ये छोटे छोटे ग्रेन्स में बटे होते हैं। हो सकता है इसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो बकायदा हो, रेगुलर वे में हो, लेकिन ओवरऑल ये आइसोट्रोपिक टाइप का है। चाहे आप इधर से देखो इधर से देखो, कोई डायरेक्शन पे ये डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर आप कोई मटेरियल लेते हैं जिसमें मान लीजिए उनके जो एटम्स के अरेंजमेंट है वो एक ही दिशा में है मान लीजिए, है ना, तो क्या होगा? ये बिल्कुल एक डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। और एक सिंगल रेगुलर स्ट्रक्चर अगर किसी मटेरियल का है तो उसको सिंगल क्रिस्टल बोलते हैं। और अगर आपका ऐसा स्ट्रक्चर में है जो पॉली क्रिस्टल, पॉली का मतलब ही होता है वेरियस, तो वेरियस स्ट्रक्चर इसके अंदर में बनते हैं तो उसको बोलते हैं अपन पॉली क्रिस्टल मटेरियल। तो ये जो ओम्स लॉ की में हम लोग बात कर रहे हैं ना, ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉली क्रिस्टल मटेरियल के लिए ही होता है। जो हम J इज इक्वल टू सिग्मा ई की बात कर रहे हैं, ये इट इज गुड फॉर ओनली पॉली क्रिस्टल मटेरियल, इट इज नॉट वैलिड फॉर सिंगल क्रिस्टल मटेरियल। सिंगल क्रिस्टल मटेरियल के लिए हम ऐसा बात नहीं कर पाते जैसा हम J इज इक्वल टू सिग्मा इसके लिए बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है, नेचर में जनरली पॉली क्रिस्टल मटेरियल ही हमको देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल ग्रेन्स में बटे होते हैं। सिंगल क्रिस्टल तो हमको बनाना पड़ता है ना, जैसा हमको चाहिए होता है वैसा हमको बनाना पड़ता है। जैसे आप कोई घर में देखेंगे तो अगर अचानक से सब बिखरा हुआ है तो जनरली बिखरा है, लेकिन आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको जमाने के लिए। तो इस सिंगल क्रिस्टल बनाने के लिए अपन को एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? सिर्फ इतना पढ़ा कि J इक्वल टू सिग्मा ई होता है, करंट डेंसिटी ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ये जो रिलेशन है वो सिर्फ पॉलीक्रिस्टल मटेरियल के लिए वैलिड होता है। इतना तक हम लोगों ने देखा, अच्छी बात है। अब हम लोग इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देखते हैं कि आपका J इक्वल टू सिग्मा ई या फिर असली में जो J की वैल्यू होती है वो क्या होती है, करंट डेंसिटी कैसे होता है। तो अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि एक मेटल है, ये अपन एक मेटल मानते हैं। आपको ये डायग्राम अगर दिख रहा होगा तो एक मेटल की हम बात करते हैं। मेटल में n फ्री इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10⁻28 के करीब होती है, मतलब बहुत n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स में है मान लीजिए, है ना। और पर मीटर क्यूब है ना, हर मीटर क्यूब में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब आप ये मान के चलिए कि ये जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन का जैसे ये गुच्छा है, ये आप देख रहे हैं, इसमें आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, कुछ नहीं लगाया है। तो आप लोग बता सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन में मोबिलिटी होती है, वो तो अपना गोल गोल इधर उधर घूमता रहता है, तो क्या इसमें कंडक्टिविटी होगी क्या? मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए हैं तो भी इसमें कुछ करंट आएगा या फिर कुछ होगा क्या? मतलब अगर हम मेटल लेते हैं, मान लीजिए आपने एक ताला ले लिया है, ऐसे आपका ताला है, ये मेटल से बना हुआ है। मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, आपने बचपन में पढ़ा है कि भाई मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक जगह स्थिर होंगे क्या, चुपचाप बैठे रहेंगे क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो गोल गोल मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। तो फिर हमको इसमें अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बेसिकली करंट प्रोड्यूस करेगा, तो हमको इसमें करंट क्यों नहीं लगता खाली ताले में? उसको जब अपन सप्लाई देते हैं तो ही करंट क्यों लगता है? वेरी गुड, इसीलिए होता है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडम मोशन पे रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, और रैंडम मोशन करने से होता क्या है कि कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर जा रहा है।
अल्टीमेटली अगर आप टोटल का देखोगे तो अपने आप में एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, और टोटल अगर आप देखोगे रिजल्टेंट, अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज देखोगे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हो, रिजल्टेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज, तो वो आपका जीरो हो जाता है ना, रिजल्टेंट आपका जीरो हो जाता है, इसलिए हमको कोई कुछ हमको महसूस नहीं होता। लेकिन कभी अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एन फ्री इलेक्ट्रॉन, जो हमारा एक अपन लैटिस की बात करते हैं, उसमें एन फ्री इलेक्ट्रॉन है पर मीटर क्यूब मेटल में, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और मान लीजिए ये आपका ऐसा ऐसा है, मान लीजिए कि ये आपका एक्स दिशा है, ये आपका वाई दिशा है, और ये आपका जेड दिशा है, ठीक है। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूँ, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाता हूँ, यहाँ पे किस दिशा में लगा रहा हूँ, एक्स दिशा में लगा रहा हूँ, अलोंग एक्स एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि जो इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, उनमें कुछ एक्सेलरेशन आएगा क्या, आप लोग बताइए, इसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा क्या? आप जब बाहर से कोई किसी चीज को धक्का मारोगे तो उसमें ऑब्वियसली वो आगे बढ़ेगा ना। तो इसके अंदर में ये मेटल है, ठीक है, मेटल के अंदर पूरे भरपूर इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, अपने स्पीड में जा रहे थे चुपचाप इधर उधर। जैसे ही आपने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इसमें और फोर्स आ गया, तो ऑब्वियसली इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो गया, ये तीव्र गति से और जाने लग गया। जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाते होगे और ये तीव्र गति से जाना शुरू करेगा, है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि लेट सपोज कि इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस क्यू होता है ना, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब इसमें एक्सेलरेशन आना शुरू हो गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या? आपको ये पता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और फोर्स इज इक्वल टू क्यू इनटू ई भी होता है। तो क्यों ना अपन ऐसा कर लें, क्यू, अब वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव क्यू आएगा इसके लिए, तो ऐसा होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, और एक्सेलरेशन किस दिशा में होगा, ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के दिशा में दे रहे हो, तो एक्सेलरेशन भी एक्स के दिशा में आएगा। तो आपका यहाँ पे आएगा ए एक्स की वैल्यू, अगर आप निकालना चाहें तो ए एक्स की वैल्यू आएगी माइनस क्यू ई बाय एम। ये होगा आपका एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन। ये इक्वेशन आपको समझ में आया क्या? अब हम लोग आगे आते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि ठीक है, आपको एक्सेलरेशन का मिल गया। क्या आपको पता है कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे मेरे ख्याल से कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल बाय डेल टी ऑफ वी एक्स। ये वाला जो साइन है ना, ऐसा वाला साइन, ये मैं तब इस्तेमाल करूंगा जब मेरे को एवरेज वैल्यू लेना होगा तब। अब देखिए भैया, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं तो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा क्या, कि सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे? ऑब्वियसली जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबके सबको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हम एक की तो बात कर नहीं सकते, तो अब एक की बात करें या फिर सब की बात करें, उसके बजाय एवरेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे अपन ले रहे हैं एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये किसके कारण हो रहा है, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, ये फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं तो हो रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे फील्ड लिख देता हूँ, और आपका वो क्या होगा राइट हैंड साइड पे माइनस क्यू ई बाय एम। मेरे ख्याल से इस इक्वेशन में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इक्वेशन अभी जस्ट हम लोगों ने एक्सेलरेशन के बाद ही निकाला है। यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला ये वाला स्टेप आपको समझ में आया होगा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये स्टेप फिर से काम आएगा, इसलिए ये स्टेप को याद रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए ये स्टेप बेसिकली बता क्या रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने फील्ड लगाया है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है उसमें रेट ऑफ चेंज हो रहा है, और वो ये है, अच्छी बात है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि एवरेज का तो निकाल दिया, मतलब मैंने एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे मौजूद थे मेटल के अंदर में, उसका एवरेज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल लिया। अब अगर मेरे को निकालना होगा, मान लीजिए देखिए लार्ज ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन है और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टी पे मेरे को एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी
ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कब, एट कोई भी इंस्टेंट, किसी भी अचानक से मैं पहुंच गया और तुरंत मैं निकालना चाह रहा हूँ एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन उस मेटल का, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज वेलोसिटी एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, Vx लूंगा और किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं बात करूंगा तो t ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा भाई जो भी आपका Vx आया होगा, ठीक है, मतलब एक ith इलेक्ट्रॉन के लिए मान लो आया होगा, और उस I को आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, मतलब सम कर दो n तक, मतलब n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो पर्टिकुलर I इलेक्ट्रॉन में जितना वेलोसिटी होगा, सारे I नंबर ऑफ, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन का आप सम कर दो और डिवाइडेड बाय उतना संख्या कर दो, तो आपका एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये लाइन समझ में आया क्या आप लोगों को? तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इतना हो गया, अच्छी बात है। अब I क्या है, तो I एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे थे, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने अपन कंसीडर कर रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है। अब हम करंट डेंसिटी निकालना चाहें, आपको पता है कि करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आपको अगर शायद पता होगा कि करंट डेंसिटी किसी भी पर्टिकुलर टाइम एट इंस्टेंट t में अगर मैं निकालना चाहूँ तो J होता है n q और म्यू इंटू ई होता है, या फिर इसको आप ले लो n q और vd होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसका q नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस n q vd होता है। ये vd क्या है, एक्चुअली ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अंतर क्या होता है, वेलोसिटी तो जैसे इलेक्ट्रॉन अपने वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, जब आप कोई फोर्स लगाते हो और तब वो ड्रिफ्ट करता है, तब उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसी की तो हम अभी बात कर रहे थे, यही तो ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्यों है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण ही तो हो रहा है। तो क्यों ना हम इसको करंट डेंसिटी अगर निकालना है एट कभी भी टाइम t में, तो आप निकाल सकते हैं माइनस एन क्यू इंटू वी एक्स टी। ये है आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। तो आगे बढ़ते हैं, और ये वाला इक्वेशन भी आप लोगों को क्लियर हुआ, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि चलिए आपका जो इक्वेशन ये था, ये वाला इक्वेशन जिसमें माइनस क्यू ई बाय एम जो मैंने आपको बताया, ये वाला, ये इक्वेशन को याद रखिएगा। इस इक्वेशन में अब हम ये समझ में आ रहा है कि देखिए, एक मेटल था, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, अच्छी बात लगाया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी हुआ फील्ड के कारण, ये हो गया। लेकिन अब मेरे को ये बताओ कि अगर ये मेटल में हमने लगाया था, बाहर से फील्ड लगाया था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन मस्त तेज भागना शुरू कर दिए थे, और जैसे मैं फील्ड हटाऊंगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन तो तेज भागना ही चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस अपने कंडीशन में आ जाएगा, या तेज जैसा भाग रहा है अभी वैसा ही भागता रहेगा, या और तेज होता चला जाएगा, क्या होगा? ठीक है, आप सही बोल रहे हो कि अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाए थे उसको अब हम हटा देते हैं, ठीक है, अब हम इसको हटा देते हैं, तो इसका जो मोशन था, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी था, वो आप बोल रहे हो कि वो वापस कम होके आ जाएगा, अपने जो रैंडम मोशन में घूम रहा था उसी में हो जाएगा। तो फिर मेरे को ये बताओ कि ये जो एनर्जी जब इसको लगाए थे तब उसकी जो एनर्जी वेलोसिटी थी वो बढ़ गई थी, फिर वो कम कैसे हो गई? मतलब कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो उसको कम कर दे। जैसे आप कोई एक सतह लेते हैं, तो सतह में आप मान लीजिए उसमें हीट दिए, आप कोई चीज, बर्तन है या फिर कोई खाना पका रहे हैं, उसमें आपने गर्म किया तो वो मस्त गर्म हो गया, फिर आप जब हीट को हटा देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये जो हीट है वो उड़ जाता है, हवा में चला जाता है आपका, तो हीट कंडक्टिविटी मेनली हो जाता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, इस वजह से ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है। इसमें ऐसा क्या होता होगा? वेरी गुड आंसर। इसमें होता क्या है कि जब हम बाहर से फील्ड लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और अपना एनर्जी गेन करता है, वेलोसिटी बढ़ता चला जाता है, और जैसे ही हम हटाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बेसिकली अगर आपको याद होगा स्ट्रक्चर, तो आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखे होंगे, है ना, अंदर में ये ऐसे रहते हैं, एक दूसरे से ये क्या करते हैं, टकराते चले जाते हैं, टकराते, ये एक दूसरे से ये सब होते रहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो बेचारे अपना एनर्जी लूज करना चालू कर देते हैं।
ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन कई बार उसमें रहता है कि भाई अंदर में आपने फील्ड दिया तो एनर्जी बढ़ गई, फिर वो गायब कहाँ हो जाता है, उसकी वेलोसिटी क्यों कम हो जाती है? तो वो बेचारे एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से वापस टकराएंगे और अपनी एनर्जी लूज करते चले जाएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल टोटल रेट ऑफ चेंज टोटल रेट ऑफ चेंज जो वेलोसिटी में होता है, डेल बाय डेल टी वी ऑफ एक्स, एवरेज अगर आप देखें तो टोटल रेट ऑफ चेंज टोटल जीरो ही होता है, क्योंकि आपने जब लगाया तब वो बढ़ गया, फिर आपने जब हटाया तो घट गया और वापस अपने उसमें आ गया। तो टोटल रेट ऑफ चेंज जो हो रहा है, बार बार रेट ऑफ चेंज, वो जीरो हो जाता है। तो देखिए ये टोटल रेट ऑफ चेंज को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए टोटल रेट ऑफ चेंज कैसे हो रहा है, अगर हम पहले एक वेलोसिटी में अपन क्या करते हैं, फील्ड के कारण ये बढ़ जाता है, फिर स्कैटरिंग भी हो, मतलब वो टकराते भी रहते हैं, टकराने के कारण डेल बाय डेल टी वी एक्स, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, अदर अदर कोई प्रोसेस है जिसके कारण ये आपस में जब दोनों फिर ऐड होते हैं, मतलब फील्ड का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो, और जो दूसरा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है वो, उन दोनों के कारण टोटल जो रेट ऑफ चेंज है वो आपका जीरो हो जाता है टोटल। अब ये अदर क्या है, मैं आपको जैसे ही बोला कि अदर का मतलब ये होता है कि देखिए इसको मैं ऐसे डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा सकता हूँ कि यहाँ पे आपका मान लीजिए ये आपका ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा, फिर हम ऐसा ले लेते हैं और ये ऐसा। अब देखिए इसमें हम बोलते हैं कि यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इनपुट दिए, इनपुट के तौर पे हम एनर्जी दिए, ये कहाँ से दिए, हम फील्ड से दिए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो हमारा एनर्जी अंदर घुसना शुरू हुआ। अब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन थे जो कंडक्ट कर रहे थे, ठीक है, उनको एनर्जी मिलना शुरू हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी लीक होना शुरू हो गया। एनर्जी लीक कहाँ हो रहा है, एनर्जी लीक हो रहा है उस लैटिस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनर्जी लीक होना चालू हो रहा है। तो ये जो मैं अदर बोल रहा हूँ, अदर, ये अदर बेसिकली किस चीज को दर्शा रहा है, ये अदर दर्शा रहा है इलेक्ट्रॉन और लैटिस का इंटरैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और लैटिस का जो इंटरैक्शन है उसके कारण जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, वो फील्ड के रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को, टोटल जो इफेक्ट है वो उसको जीरो कर रहा है, मतलब टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है, वेलोसिटी हो रहा है, वो जीरो हो रहा है। अब हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। अब डेरिवेशन में आखिरी आ गया, तो फाइनली आपको मैंने क्या समझाने की कोशिश की कि एक इलेक्ट्रॉन, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक मिनट ये चल रहा है ना, हाँ, आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी जो मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, आपका एक इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है एट टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो जो उसकी वेलोसिटी है वो आपकी लेट सपोज वी एक्स जीरो है, ठीक है, वी एक्स जीरो, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे उसकी एवरेज वेलोसिटी टी इज वी एक्स जीरो है, ठीक है। जैसे ही अपन टी इज ग्रेटर देन जीरो रखते हैं, मतलब इस समय क्या है ना, इस समय वो क्या बहुत अच्छी वेलोसिटी पे पकड़ा हुआ है, मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था और इलेक्ट्रिक फील्ड एट टी इज इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका और उसकी हाईएस्ट वेलोसिटी है। आप क्या करते हो, टी इज ग्रेटर देन जीरो पे ना उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देते हो। आप जैसे ही टी इज इक्वल टू जीरो तक जो वैल्यू थी उस समय तक वो थी उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही टी इज ग्रेटर देन जीरो होता है, मतलब थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हो, आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड हटाया, ये जो वेलोसिटी है ऑब्वियसली घटना चालू हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया क्यों घट रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और लैटिस का आपस में इंटरेक्शन होना शुरू हो रहा है, तो ये घटना चालू हो जाएगा। तो ये घटेगा किस रफ्तार से, उस रफ्तार को मैं ऐसे एक्सप्रेशन से बताऊंगा, वो है वी एक्स टी इज टू वी एक्स नॉट, ठीक है, वी एक्स नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाय टाउ। मतलब अगर आपको ग्राफिकली मैं बताऊं तो ग्राफिकली अगर मैं ये टाइम ले लूं और यहाँ पे मैं इसका एम्पलीट्यूड ले लूं आपका वी एक्स टी के बराबर, वी एक्स टी के बराबर, तो आपको ये लगेगा कि एट टी इक्वल टू जीरो इसमें हाईएस्ट वेलोसिटी था, ठीक है, और ये धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता चला गया और आपने फील्ड हटा दिया है तो ये धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तो ये है आपका एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल ग्राफ।
ठीक है, तो देखिए ये जो इसमें आपको और मेरे ख्याल से सब चीज तो समझ में आ रहा होगा। वी एक्स नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, टी क्या है, टाइम अपन जिस टाइम पे ले रहे हैं, और टाउ क्या है इसमें, टाउ टाउ है बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। अभी आप इतना याद रखिएगा कि रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कभी एक बार कोलिजन होगा, कोलिजन मतलब समझ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा गया ठक से, ठीक है, उसके बाद दोबारा वो गया, दोबारा गया, फिर दोबारा किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। तो ये जो एक कोलिजन और दो दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम है, इस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। तो ये होता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, टाउ। अब हम लोग आगे आते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि देखिए अब थोड़ा सा ही इसका डेरिवेशन बचा, ज्यादा बड़ा नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन लैटिस इंटरेक्शन की अगर मैं बात करूं, डेल बाय डेल टी ऑफ वी एक्स, ये आपका एवरेज वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज। आपने फील्ड का कारण तो देखा था, अब मैं आपको बोल रहा हूँ डायरेक्ट अदर ना लिख के मैं लिखता हूँ कि कोलिजन के कारण जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है। तो देखिए आपको ये पता है कि ये वी एक्स टी का ये फॉर्मूला आपको बैठ गया दिमाग में, है ना, ये हो रहा है। इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन कर दूं, देखिए यहाँ पे ये हम कर रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं डेल बाय डेल टी, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो क्या बनेगा, देखिए वन माइनस वन बाय टाउ आ जाएगा सामने, वी एक्स नॉट आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ आ जाएगा। और इसको हम फिर से लिख सकते हैं माइनस वन बाय टाउ, और इसको हम लिख सकते हैं वी एक्स टी, ठीक है। ये क्लियर है क्या आप लोगों को? ओके, अगर ये इक्वेशन क्लियर है तो आपको फिर सारा कुछ बन ही गया, क्योंकि अल्टीमेट जो रिलेशन है वो यही था कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि डेल बाय डेल टी ऑफ वी एक्स, ठीक है, वी एक्स आपका टी आपका किसके कारण हो रहा है, फील्ड के कारण जो आपका आ रहा है, प्लस आपका डेल बाय डेल टी ऑफ वी एक्स, ठीक है, टी आपका किसके कारण आ रहा है, कोलिजन के कारण। ये टोटल मिला के रेट ऑफ चेंज कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को सप्रेस करेंगे। तो हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं ना, डी डेल बाय डेल टी वी एक्स फील्ड के कारण क्या है, देखिए फील्ड के कारण मैं आपको ये वाला फॉर्मूला बताया ही हूँ, ये फॉर्मूला फील्ड के कारण आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे माइनस क्यू ई बाय एम, और प्लस ये वाला जो है कोलिजन के कारण जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है, वो रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस वन बाय टाउ वी एक्स टी, है ना, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, माइनस क्यू ई बाय एम है, एक को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो वन बाय टाउ वी एक्स टी ये आ जाएगा। और अगर ये आ गया तो आप क्या डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वी एक्स, ठीक है, ये आपका टी आ गया, तो यहाँ पे आ गया माइनस क्यू टाउ ई बाय एम, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है वेलोसिटी का, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉन एट टाइम इंस्टेंट टी का ये फॉर्मूला है। इसके बेसिस में कितने ही न्यूमेरिकल बन जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए वेलोसिटी का। ओके, तो अगर आपको ये क्लियर है तो आपको ये भी पता है कि मेरे को तो ये भी पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है म्यू इनटू ई होता है, ये हम लोगों को ईडीसी से पता है। तो अगर ये होता है तो क्या मैं ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके ये नहीं पता कर सकता कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यू म्यू इनटू ई होता है, तो फिर म्यू की वैल्यू क्या होगी, माइनस क्यू ऑफ टाउ बाय एम। ये है एक्चुअल मोबिलिटी का फॉर्मूला, मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये आता है, ठीक है। तो माइनस क्यू टाउ बाय एम होता है। वैसे बेसिकली अगर आप देखें तो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस म्यू ई होता है, तो मोबिलिटी बेसिकली नेगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे अपन इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो म्यू आपका होता है क्यू टाउ बाय एम, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी अगर आपका आ गया तो फाइनल आप ये भी कर सकते हैं कि भैया जे की वैल्यू आपको पता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जे की वैल्यू होती है माइनस एन क्यू इंटू वी डी, ये होती है वैल्यू। अगर आप इसमें वैल्यू को रख दें, माइनस एन तो है, क्यू है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप ऐसे लिख देते हैं वी एक्स टी, है ना, तो आप यहाँ पे वैल्यू को रख सकते हैं माइनस एन क्यू, और आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, माइनस क्यू टाउ ई बाय एम, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस क्यू
ई टाउ बाय एम, है ना, और यहाँ पे अपन क्लोज करते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा माइनस माइनस कटा होगा एन क्यू स्क्वायर ई या टाउ इंटू ई बाय एम। एन क्यू स्क्वायर आपका टाउ ई बाय एम, ये है एक्चुअल आपका करंट डेंसिटी का मेन फॉर्मूला। और आपको ये पता है कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई भी होता है ना, J इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है। क्यों होता है? क्योंकि यही तो हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए देखिए आपको मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे आप सिग्मा की जो फॉर्मूला होता है, सिग्मा की फॉर्मूला वो होती है एन क्यू स्क्वायर टाउ बाय एम। सिग्मा का फॉर्मूला आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम एक्चुअली जो डिराइव करने की कोशिश कर रहे थे, जो ओम साहब ने डिराइव किया था, वो यही तो डिराइव किया था, J इज इक्वल टू एन क्यू स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई, और इतने वाले टर्म को उन्होंने क्या कह दिया था, सिग्मा। इसलिए फाइनल वो डेरिवेशन ये लेके आ पाए कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई। दिस इज कॉल्ड एज ओम्स लॉ। और फाइनल जो डेरिवेशन है जो आप लोगों को पूछा जाता है एग्जाम में, वो यही पूछा जाता है कि आप डिराइव करिए ओम्स लॉ को। तो आपको इसको डिराइव करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको फिर से ब्रीफ में एक बार देखते हैं कि क्या हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक इन्हें। हम लोगों ने ओम्स लॉ को पढ़ा। ओम्स लॉ होता है J इक्वल टू सिग्मा ई, और हमको इसको प्रूफ करना है कि J इक्वल टू सिग्मा ई कैसे आया, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे। इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को क्या मिलता है कि हम बेसिकली ये एक लैटिस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये लैटिस स्ट्रक्चर, और उसी को दूर से देखें तो ऐसा कुछ मिलता है। आपको और भी चीज देखना है। पहली बात तो आपको ये भी देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करना शुरू करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। इतना आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब दूसरी बात आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये जो ओम्स लॉ है, वो ओम्स लॉ पॉलीक्रिस्टल मटेरियल के लिए ही होता है, सिंगल क्रिस्टल के लिए नहीं होता ये चीज। डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, तो ओम साहब ने भी क्या किया था, ओम साहब ने पहले सबसे पहले एक मेटल लिया। मेटल में देखा कि बढ़िया इलेक्ट्रॉन अपने स्पीड से चलते रहते हैं। फिर जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी बढ़ गई। तो उन्होंने पहले तो ये देखना कोशिश किया कि एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला से निकाला। फिर उन्होंने देखा कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो उन्होंने ये फाइनली महसूस किया कि जब आप एक मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है फील्ड के कारण, वो कितना होता है, माइनस क्यू ई बाय एम, ये होता है ना। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि जब ऐसा होता है तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन में ऐसा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है। तो अगर मैं एवरेज की बात करूंगा तो एवरेज का जितना भी आपका वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय एन नंबर कर देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। उन्होंने इतने को भी देखा। फिर उन्होंने एक ईडीसी का, जो दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रिलेशन खोजा था, इस रिलेशन से उन्होंने देखा कि करंट डेंसिटी होता है वो n इंटू क्यू इंटू वी डी होता है। तो अगर मेरे को पता है कि वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी कितनी हो रही है, तो मैं तो इसमें रख सकता हूँ वैल्यू को। तो उन्होंने इसमें भी रख के देखा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब उन्होंने ऐसा महसूस किया कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड हटाते हैं तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी स्पीड पे कांस्टेंट ना होते हुए बेचारा अपना एनर्जी लूज करना शुरू कर देता है, वेलोसिटी उसकी घटती चली जाती है और फिर रैंडम मोशन में आ जाता है। तो उन्होंने उसका कारण खोजा। तो उन्होंने कारण देखा कि भैया जो इलेक्ट्रॉन अंदर में है उसको जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो तो ये जो लैटिस है, ये लैटिस के साथ वो टकरा टकरा जाते हैं और टकराने के कारण अपना एनर्जी लूज करते चले जाते हैं। तो फिर उन्होंने उसको इक्वेशन में बांधा उसको कि भैया मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखा था फील्ड के कारण, उसमें एक और एनर्जी आ रही है जो उसका जस्ट विपरीत होगी, डेल बाई डेल टी ऑफ वी एक्स, कोलिजन के कारण। तो और इन दोनों का जब समेशन होता है तो अल्टीमेटली जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो जीरो हो जाता है। तो उन्होंने इस रिलेशन को पहले देखा। अब इस रिलेशन के लिए उन्होंने पहले ये सोचा कि मैं ये देखता हूं कि ये जो फील्ड के कारण, तो मेरे को समझ में आ गया कि फील्ड के कारण तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो तो इन्होंने पहले भी निकाल लिया है। ये देखिए ये वाले इक्वेशन से उन्होंने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इलेक्ट्रॉन में उन्होंने निकाल दिया था। अब वो ये देखना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन और लैटिस का इंटरेक्शन हो रहा है, उसके कारण जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या क्या होती है। तो उन्होंने पाया कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वो हटाते हटाते जाते हैं तो ये जो वेलोसिटी है वो धीरे 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 एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होती चले जाती है। तो उन्होंने एक जनरलाइज्ड इक्वेशन ये लिखा।
अब इस इक्वेशन को उन्होंने, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करना है तो इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी किया ड्यू टू कोलिजन, तो जस्ट इस इक्वेशन का रेट ऑफ चेंज किया तो उन्होंने ऐसा कुछ मिला। अब उनको फाइनल ये इक्वेशन आ गया था कोलिजन के कारण, उनको पहले से भी फील्ड के कारण एक इक्वेशन पहले से ही आ चुका था, तो क्यों ना उसको हम ऐड कर दें। तो जब उन्होंने ऐड किया तो उन्होंने पाया कि जो वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, वो उसका फॉर्मूला ये होगा, और इसी फॉर्मूले से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला होता है माइनस म्यू ई, तो जिससे आपका म्यू की वैल्यू भी आपको पता चल जाती है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी आपको निकालनी है तो आप इससे निकाल सकते हो, क्यू इंटू टाउ बाय एम, है ना। और फिर इसी से उन्होंने एक और डेरिवेशन, मतलब उसी से उन्होंने इंटरप्रेट किया कि जे इज टू माइनस एन क्यू वी डी भी होता है, तो क्यों ना उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो यहाँ पे आई है वेलोसिटी, उसको यहाँ पे रख दिया जाए। और जैसे ही उन्होंने रखा तो उनको ये फाइनल फॉर्मूला आया जिसमें उन्होंने इतने पोर्शन को क्या मान लिया, सिग्मा मान लिया, तो फाइनल वो इस इक्वेशन पे आ पाए कि J इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है, और इसको फाइनल उन्होंने अपना पेपर पब्लिश कर दिया कि ये मेरा ओम्स लॉ है। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेटर रखे होंगे तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि ना आपको बोलता है, क्या बोलता है, एक कॉपर दिया हुआ है ना, कॉपर, कॉपर क्या है, मेटल है क्या? यस सर। कॉपर मेटल है, इसकी ना डेंसिटी आपको दे रखी है, डेंसिटी बोल रहा है 8.92 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब समझते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। और इसका ना रेजिस्टिविटी दे रखा है, इस कॉपर का रेजिस्टिविटी है 1.73 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम इंटू मीटर, ये आपको रेजिस्टिविटी दे रखा है। आपको इसका एटॉमिक वेट भी दे रखा है, इसका जो एटम का वेट है वो भी आपको पता है 63.5 होता है ना। और आपको इसमें निकालना क्या है, मोबिलिटी निकालना है, ठीक है। एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन मतलब समझ रहे हो, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन मतलब रिलैक्सेशन टाइम टाउ निकालना है ना। तो ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें सिंपल तो नहीं आप बोल सकते हो क्योंकि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, लेकिन अपन कोशिश करते हैं। देखिए म्यू निकालना है और टाउ निकालना है। म्यू का फॉर्मूला पता है क्या, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बोलो। अच्छा उसका टाउ लगेगा। क्यू टाउ बा एम बोल रहे हो इसमें? वो सर होगा पर टाउ तो अभी दिया ही नहीं है। हाँ टाउ अभी आपको दिया ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू होता है क्या? सिग्मा कंडक्टिविटी भी होता है ना, तो आपका म्यू की वैल्यू हो सकती है सिग्मा बाय एन क्यू, और सिग्मा को आप ऐसा भी लिख सकते हैं रो एन इंटू क्यू, है ना। ये भी आप, रो आपको पता है क्या, रो आपको पता है, एन आपको पता है क्या, एन आपको नहीं पता है ना। और क्यू आपको पता है क्या, क्यू आपको पता है, तो एन आपको बस निकालना पड़ेगा। तो एन निकालने के लिए ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एन का फॉर्मूला होता है एक्चुअली एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम होता है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर अगर आप लोगों को याद होगा तो, और इसमें मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर वॉल्यूम भी डायरेक्ट हमको दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो मोलर वॉल्यूम होता है कि अगर आपको एटॉमिक का वेट मालूम है और उसका अगर आपको डेंसिटी मालूम है, ठीक है, उसका अगर आपको डेंसिटी मालूम है तो आप मोलर वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो क्यों ना अपन निकाल सकते हैं, मोलर वॉल्यूम पहले निकालते हैं। मोलर वॉल्यूम निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक वेट पता है क्या, अपन को पता है 63.5 होता है ना। और डेंसिटी पता है क्या, डेंसिटी अपन को दे रखा है क्वेश्चन में मेरे ख्याल से, डेंसिटी 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर में है, बाकी मीटर में है, तो अपन क्या करते हैं मीटर में ही चेंज कर देते हैं। तो डेंसिटी आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 8.92 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब पर आएगा मतलब ऊपर ले जाते हैं अपन, पर क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का क्यूब है, तो 10⁻², एक सेंटीमीटर कितना होता है, 10⁻² मीटर, तो अपन हाँ -6 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, कोई बता सकता है क्या? 7.02 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, है ना। ये मोलर वॉल्यूम आ गया आपका। अब आप
क्या करते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं। एवोगैड्रो नंबर सबको याद होगा 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, ये आपको याद होगा बचपन से। और मोलर वॉल्यूम आ गया 7.02 इंटू 10⁻⁻6। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आ रही है क्या? यस सर। हाँ, तो अगर n की वैल्यू इतनी आ गई तो अब तो आप, हाँ बोलो, अब आपको अगर n की वैल्यू आ गई तो म्यू निकालना तो और आसान है। आपको रो n और q आपको निकालना है। रो आपको पता है, रो कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी दे रखा है 1.73 इंटू 10⁻8, तो 1.73 इंटू 10⁻⁻8 आपको दे रखा है। n की वैल्यू अभी आपको पता चल गई है कितनी होती है, 8.46 इंटू 10⁻28 है ना। और Q आपको पता है हमेशा से 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। तो अगर आपको ये पता है तो म्यू की वैल्यू आपको मोबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, इतनी आ रही है क्या? यस सर। अगर आपको इतनी आ रही होगी तो मोबिलिटी आ गई, और मोबिलिटी के बाद आपको क्या बोल रहा है, टाउ बोलता है। तो आपको तो ये पता है ना कि मोबिलिटी और टाउ में क्या वो होता है, आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले से म्यू इक्वल टू, सॉरी कहाँ गया आपका, म्यू इक्वल टू क्यू टाउ बाय एम से भी आप निकाल सकते हैं। आपको क्यू पता चल गया है, म्यू पता चल गया है, एम आपको पता रहता है, ठीक है। एम पता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31, ऐसे ही होता है क्या कुछ। और आपको तो वहां से भी निकाल सकते हो। दूसरा फॉर्मूला आपको ये भी यूज कर सकते हो कि सिग्मा का वैल्यू भी होता है एन क्यू स्क्वायर टाउ बाय एम होता है। तो आप यहाँ से टाउ की वैल्यू सिग्मा इंटू एन इंटू क्यू स्क्वायर, टाउ की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू एम बाय एन इंटू क्यू स्क्वायर। यहाँ से भी आप टाउ की वैल्यू निकाल सकते हो, जहां से आपकी मर्जी है वहां से आप निकाल सकते हो, सब एक ही जगह से आ रहे हैं। तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर कोई बता सकता है क्या? इतना आया क्या आंसर किसी का? आया? मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाला टॉपिक अभी क्लियर हुआ होगा, है ना। तो टोटल अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आज रोकते हैं। ओम्स लॉ वाला टॉपिक आपको, पहला वाला जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक कल अपन देखेंगे रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन टाइम, मीन फ्री पाथ, और उसके कुछ न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वो कंप्लीट हो गया तो हम हमारा अधिकतम टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर तो इलेक्ट्रॉन, बाकी के टॉपिक छोटे छोटे हैं तो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आज के लेक्चर को क्लोज करते हैं।